7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में लेसन 13 क्रिया पढ़ा रही हूँ। व्याकरण के अंतर्गत क्रिया उस शब्द या पद को कहते हैं जिससे किसी कार्य का होना या करना स्पष्ट हो। यानी हम जो भी कार्य करते हैं या होता है हमसे जो कार्य उसको हम क्रिया कहते हैं। इसके बिना कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं हो सकता। यह विकारी शब्द है। विकारी यानी इसमें परिवर्तन होता रहता है, अतः इसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। यानी ये इसमें विकारी शब्द यानी परिवर्तन होता रहता है। तो ये लिंग यानी स्त्री और पुरुष के हिसाब से, वचन एक या दो के हिसाब से, पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। उदाहरण देखिए कैसे कि लड़का पढ़ रहा है, मोर नाच रहा है, वर्षा हो रही है। यहाँ पर पढ़ रहा है, नाच रहा है और हो रही है कार्य हो रहा है। यदि इन वाक्यों में से पढ़ रहा है, नाच रहा है, हो रही है शब्दों को हटा दें तो वाक्यों से पूर्ण अर्थ नहीं निकलते, अतः ये वाक्य ही नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वाक्य वही होता है जो सार्थक हो यानी जिसका कोई अर्थ हो। इन शब्दों से किसी कार्य के होने का बोध होता है। ये सभी क्रिया शब्द हैं। किसी भी वाक्य में क्रिया का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। क्रियापद से ही यह ज्ञात होता है कि कर्ता क्या कर रहा है या उसकी क्या स्थिति है या क्या घटना हो रही है। इसके बाद आता है धातु। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़, सुन, खा आदि। यानी क्रिया में जो भी शब्द लगता है उसका मूल रूप होता है, तो ये धातु कहलाता है। अब धातु के आगे ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। अब जब हम इसमें ना जोड़ देंगे तो ये अलग रूप बन जाएगा। सामान्य रूप यानी पढ़ का पढ़ना हो गया, सो का सोना हो गया, लिख का लिखना हो गया, जा का जाना हो गया। फिर आते हैं क्रिया के भेद। क्रिया को दो आधारों में बांटा गया है, कर्म के आधार पर और संरचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। इसके भी दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग से कर्म की आवश्यकता नहीं होती यानी कार्य की आवश्यकता नहीं होती, अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे वह सोता है, यहाँ सोना का प्रभाव कर्ता पर है, कर्ता वह पर है। फिर सकर्मक क्रिया, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहलाती है। यानी जो हम कार्य कर रहे हैं उसकी आवश्यकता होती है यानी उसका कोई अर्थ होता है तो उसको हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाती। जैसे नेहा पढ़ रही है, यहाँ अर्थ में कुछ कमी दिखाई दे रही है। यदि हम क्या द्वारा प्रश्न करें नेहा क्या पढ़ रही है तो उत्तर मिलेगा नेहा पत्र पुस्तक पढ़ रही है। सकर्मक क्रिया के भी भेद हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है, नहीं एक ही कर्ता या काम होता है, उसे एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पुस्तक एक ही कर्म है यानी जिस विषय को हम कर रहे हैं वो हमारा कर्म कहलाता है। दूसरा द्विकर्मक क्रिया, जिन सकर्मक क्रियाओं के दो कर्म हों उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पिता ने पुत्र को पुस्तक पढ़ाई, यहाँ पे दो काम किया है, यहाँ पुत्र और पुस्तक, एक पुत्र है कर्म, दूसरा है पुस्तक, तो यहाँ पे दो कर्म हैं। तो ये हो गए हमारे द्विकर्मक क्रिया। अकर्मक से सकर्मक बनाना कैसे होता है, तो गौरव दौड़ता है, गौरव दौड़ता है, आरजू हंसती है और आरजू हंसती है। तो अकर्मक से सकर्मक कैसे बनाया। ऊपर के वाक्य में दौड़ता है और हंसती है क्रियाएं अकर्मक हैं। क्रिया को भाववाचक बनाकर कर्म के रूप में प्रयुक्त किया गया है। तो यहाँ दौड़ और हंसी भाववाचक संज्ञा, इस प्रकार अकर्मक सकर्मक बन गई है। इसके बाद आता है कभी कभी प्रेरणार्थक क्रिया के प्रयोग से अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाती है। कैसे, अकर्मक में देखिए बच्चा सोता है और सकर्मक में देखिए माँ बच्चे को सुलाती है। यहाँ सुलाती है प्रेरणार्थक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का अकर्मक क्रिया के रूप में प्रयोग कैसे होता है, जब सकर्मक क्रिया द्वारा केवल व्यापार यानी कार्य प्रकट किया जाए और कार्य की आवश्यकता ना समझी जाए तब वह क्रिया अकर्मक हो जाती है। जैसे वह सुनता है, यहाँ केवल यह अर्थ स्पष्ट है कि वह सुन सकता है, बहरा नहीं है। यहाँ क्या सुनता है बताना अभीष्ट नहीं, अतः सुनना जो है क्रिया का सकर्मक होते हुए भी अकर्मक है। यदि हम कहें कि वह गीत सुनता है तब वह क्रिया सकर्मक कहलाएगी। ध्यान देने की बात क्या है कि हिंदी में कुछ क्रियाओं का अकर्मक तथा सकर्मक दोनों रूपों में प्रयोग होता है। जैसे अकर्मक में घड़ा भरता है और सकर्मक में नौकर घड़ा भरता है। अकर्मक में वह लजाती है, उसे मत लजाओ। अब अपूर्ण क्रिया यानी आदि क्रिया जो कौन सी होती है, जो पूरी नहीं कहलाती। जो क्रिया अर्थ को पूर्ण करने में असमर्थ रहती हैं उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं। जैसे होना है, इसमें कुछ आगे कुछ नहीं दिया है, तो केवल होना है क्रिया ही दी है, तो ये अपूर्ण क्रिया है। अपूर्ण क्रिया के भेद होते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का आशय
कम होने पर भी पूर्ण नहीं होता और आशय को प्रकट करने के लिए संज्ञा या विशेषण की जरूरत होती है, वे अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैं तुझे समझाता हूँ, यह अपूर्ण वाक्य है। मैं तुझे समझता हूँ, यह अपूर्ण वाक्य है। मैं तुझे बुद्धिमान समझता हूँ, यह अतः समझना अपूर्ण सकर्मक क्रिया है। इसके बाद ध्यान देने की बात है कि ऊपर जो बुद्धिमान शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ है वह कर्म पूरक है। अपूर्ण क्रिया को पूर्ण अर्थ देने के लिए जिन संज्ञा या सर्वनाम आदि का प्रयोग होता है उन्हें कर्म पूरक या कर्म पूर्ति क्रिया कहते हैं। दूसरी क्रिया है अपूर्ण क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जो अकर्मक क्रियाएं कर्ता के होते हुए पूर्ण अर्थ का ज्ञान नहीं कराती उन्हें अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके लिए संज्ञा या विशेषण शब्दों की आवश्यकता रहती है। जैसे तुषार है, यहाँ है अपूर्ण क्रिया, यहाँ है अपूर्ण क्रिया है। फिर कैलाश वीर है, यहाँ पूरक वीर शब्द लगने से पूर्ण हुई है। इसके बाद यहाँ अपूर्ण क्रियाओं के पूरक कर्तृपूरक कहलाते हैं। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। संरचना की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं: प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे करना से करवाना, देना से दिलवाना। तो ये हो गया प्रेरणार्थक, दूसरे से करवाया जा रहा काम है। प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं, एक प्रेरक कर्ता और दूसरा प्रेरित कर्ता। जैसे पिता पुत्र से पत्र लिखवाता है, यहाँ प्रेरक कर्ता पिता है और प्रेरित कर्ता पुत्र है। यानी पिता पुत्र से काम करवा रहा है तो पिता है प्रेरक कर्ता और पुत्र है प्रेरित कर्ता। ठीक है। इसके बाद आता प्रेरणार्थक क्रिया के 2 रूप: मूल धातु और प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। ये होते हैं इसके 2 रूप। तो मूल धातु होगी पढ़ना, पहले में हो गई पढ़ाना और दूसरे में हो गई पढ़वाना। लिखना, लिखाना और लिखवाना। सुनना, सुनाना और सुनवाना। करना, कराना और करवाना। पीना, पिलाना और पिलवाना। सीना, सिलाना और सिलवाना। फिर आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती हैं तो वह संयुक्त क्रिया कहलाती हैं। जैसे मैं यह काम कर सकता हूँ, वह अपने घर चला गया। यहाँ कर सकता है पहले वाक्य में और चला गया दूसरे वाक्य में 2 क्रियाओं का संयोग है। इनमें 2 क्रियाओं के मेल से पूर्ण क्रियाएं बनी हैं। यदि सहायक क्रिया अकर्मक हो तो संयुक्त क्रिया भी अकर्मक कहलाती है और यदि सहायक क्रिया सकर्मक हो तो संयुक्त क्रिया भी सकर्मक कहलाती है। फिर तीसरी क्रिया है नाम धातु क्रिया। मूल धातुओं से भिन्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली धातुओं को नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो नाम धातुओं से जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। हाथ से हथियाना बना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, खट से खटखटाना आदि। फिर नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। संज्ञा शब्दों से लाज का लजाना, झूठ का झुठलाना, दुख का दुखाना, चक्कर का चकराना। और कुछ शब्द हैं रंग का रंगाना, फिल्म का फिल्माना, शर्म का शर्माना, बात का बतियाना। सर्वनाम शब्दों से अपना का अपनाना, अपनाना। विशेषण शब्दों से दोहरा का दोहराना, साठ का सठियाना, गर्म का गरमाना, तोतला का तुतलाना। अनुकरणात्मक शब्दों से हिन का हिनहिनाना, धरथर का थरथराना, मिन का मिनमिनाना, खटखट का खटखटाना, झनका का झनझनाना और भिन भिन का भिनभिनाना। फिर धातु और नाम धातु में अंतर भी अब देखते हैं। धातु शब्दों में क्रिया का अंश स्पष्ट होता है, जैसे चल का चलना, लिख का लिखना। नाम धातु में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों को लेकर आ प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे हाथ का हथियाना संज्ञा, आप अपना का अपनाना सर्वनाम, गर्म का गरमाना विशेषण। पूर्वकालिक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग की जाती, पहले प्रयोग की जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं सोच कर लिखूँगा, वह नहाकर जाएगा। तो यहाँ सोचकर और नहाकर पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। इसके बाद है 5वीं क्रिया कृदंत क्रिया। शब्द के अंत में कृत प्रत्यय के लगने से कृदंत क्रियाएं बनती हैं। हिंदी में मुख्य 3 प्रकार की कृदंत क्रियाएं होती हैं। वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया: चल प्लस ता चलता, पढ़ प्लस पढ़ता, दौड़ प्लस ता दौड़ता आदि। भूतकालिक कृदंत क्रिया: चल प्लस ता चला, दौड़ प्लस ता दौड़ा, देख प्लस ता देखा आदि। और पूर्वकालिक कृदंत क्रिया: चल प्लस कर चलकर, दौड़ प्लस कर दौड़कर आदि। तो इसके साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।